कैप्टोप्रिल इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एक एंजाइम है, उसका नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये करता क्या है, एंजियोटेंसिन 1 को चेंज करता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है जो कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करवाता है और ब्लड प्रेशर उससे इंक्रीज होता है, और साथ साथ ये एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाता है जो अगेन वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और ये एल्डोस्टेरोन सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाता है जिससे अगेन ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। सो इस एस को जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज गोइंग टू बी कैप्टोप्रिल विच इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी में जो कॉज है वो अननोन होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी हाइपरटेंशन होगी। सेकेंडरी में हमें कॉज पता होगी, हो सकता है फियोक्रोमोटोसाइटोमा हो सकता है बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो। तो अगर हाइपरटेंशन को देखें तो जो सीएनएस है वहाँ से कुछ सिंपैथेटिक इंपल्सेस आएंगी, वो सिंपैथेटिक इंपल्सेस क्या करेंगी, नॉरएड्रेनालिन को रिलीज करवाएंगी। ये नॉरएड्रेनालिन हार्ट के ऊपर भी एक्ट कर सकता है और ये नॉरएड्रेनालिन ब्लड वेसल्स के ऊपर भी एक्ट करेगा। हार्ट के ऊपर होते हैं बीटा रिसेप्टर्स, उनको स्टिमुलेट करेगा, पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक, पॉजिटिव डोमोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है इंक्रीज होगी। ब्लड वेसल्स के ऊपर अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस और इंक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हुई है तो जितने भी रीनल्स की ब्लड वेसल्स थी वो सारी कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी और जो रीनल ब्लड फ्लो है वो भी ड्रॉप कर जाएगा। जब किडनीज में रीनल ब्लड फ्लो नहीं आएगा, जीएफआर ड्रॉप कर जाएगा, तो उसकी वजह से सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। इसको ट्रीट करने के लिए किडनी क्या करेगी, रेनिन रिलीज कराएगी। जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो होंगे वो रेनिन रिलीज करेंगे। अब रेनिन क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन पे। एंजियोटेंसिनोजन आता है लिवर से, वो इसको बनाता है, प्रोटीन है, और रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को चेंज करेगी एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स में जो होगा एस होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो इसको चेंज करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 आगे दो काम कर सकता है, या तो ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराएगा, वेजोप्रेसिन है, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और ये विशियस साइकिल जो है वो फेवर होगा। या फिर एंजियोटेंसिन जो दूसरा काम करा सकता है, ये एल्डोस्टेरोन की रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये दो काम करेगा, ये सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाएगा, एब्जॉर्ब कराएगा, विच इज अगेन दिस, ठीक है, और ये विशियस साइकिल जो है अगेन प्रोमोट होगा, और साथ साथ एल्डोस्टेरोन दोबारा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराएगा जो कि अगेन इस विशियस साइकिल को प्रोमोट करेगा। अब हाइपरटेंशन के इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ड्रग देकर इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीएनएस के ऊपर हम अल्फा 2 एगनिस्ट देंगे विच इज क्लोनिडीन मेथिलडोपा, यहाँ से हाइपरटेंशन ट्रीट कर सकते हैं। या फिर सीएनएस में गैंग्लियन ब्लॉकर्स देते जो कि हम मोस्टली नहीं देते, जिसके 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 साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सारे रिफ्लेक्सेस ब्लॉक हो जाएंगे, हम ये नहीं करना चाहेंगे। उसके अलावा सिंपैथेटिक इंपल्सेस को हम ब्लॉक कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स देकर। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हार्ट में जितने बीटा रिसेप्टर्स इनको ब्लॉक करेंगे बीटा ब्लॉकर देकर, या फिर हार्ट में जो होगा वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देंगे। अब इस केस में जो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे वो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स होंगे, जिस तरह वर्ैपामिल और डेल्टायाजिम। ब्लड वेसल्स में क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स हैं, हम अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स दे सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव दे सकते हैं, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इस केस में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगे दे आर गोइंग टू बी डाइहाइड्रोपायरिडीन्स। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स कर सकते हैं, हाइड्रोलाइजिन नाइट्रोप्रोसाइड। उसके अलावा पोटाशियम चैनल ओपनर्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड, ये दे सकते हैं। उसके अलावा ये जो रीनल का ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, डोपामीन D1 एगनिस्ट देंगे विच इज फिनोल्डोपाम, रीनल फ्लो जो दोबारा इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन है इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, डायूरेटिक्स देकर। डायूरेटिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स हो सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स हो सकते हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग वाले हो सकते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो रेनिन है इसको डील करेंगे बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि किडनी में भी बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स इसकी रिलीज को भी कम करेंगे। उसके अलावा हम एलिस्केरिन जो है वो भी दे सकते हैं। वो फाइनली जो एस एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, या तो हम एस इनहिबिटर्स दे दें या फिर आर्ब्स दे दें विच आर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इन सारे वेज के थ्रू हम जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली एस इनिबिटर्स की बात करें कि ये किस तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले ये वेजो कंस्ट्रिक्शन की जो टोन है उसको डिक्रीज करेंगे। उसके अलावा कार्डिक लोड जो है उसे डिक्रीज करेंगे। उसके अलावा एस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की रिलीज जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। जब ये रिलीज नहीं होगा तो सॉल्ट और जो वाटर एक्सक्रीशन है
वो इंक्रीज़ होगी, यानी रिटेंशन कम होगी, एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगी, और उसके अलावा जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। सो इन सारे वेज के थ्रू जो एस इनहिबिटर्स हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और हाइपरटेंशन को रिड्यूस करेंगे। कैप्टोप्रिल की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन ओरली, इसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स है। इससे मिलती जुलती एक लिंसोप्रिल है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 12 आवर्स है। एनालाप्रिल ये एक प्रोड्रग है और लिवर में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो इसको मेटाबोलाइज करते हैं और एक्टिव करते हैं। तो क्लिनिकल यूज़ की बात करें, एस इनहिबिटर्स कहाँ कहाँ दे सकते हैं? हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में, और अगर किसी बंदे को एमआई हुआ है और उस एमआई की वजह से वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हुआ है तो इन केसेस में हम एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं। उसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी एस इनहिबिटर्स जो है वो देंगे। टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगी, बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। उसके अलावा ड्राई कफ क्यों होता है? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन की प्रोडक्शन होती है। अब अगर ड्राई कफ को हमने ट्रीट करना है तो इसकी जगह हम आर्ब्स दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उसके अलावा एस इनहिबिटर्स की वजह से एंजियोडीमा हो सकता है, रीनल फेलियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल फेलियर भी हो सकता है। और अगर हम इसको पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जिस तरह स्पायरोनोलैक्टोन है उसके साथ कंबाइन करके देंगे तो चांसेस है कि हाइपरकैलेमिया भी हो जाए। तो अगर बाकी ड्रग्स देखें जो कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकती हैं तो उसमें कुछ आएंगी थायाजाइड डायरेटिक्स। थायाजाइड में क्या आएगा? क्लोथैलिडोन, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, दिस इज प्रोटोटिपिकल ड्रग, इंडेपामाइड और मिटोलाजोन। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहेंगे दीज आर लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स दो टाइप के हो सकते हैं, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। जो लूप डायरेटिक्स सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं, दीज आर फिरोसिमाइड, टॉसिमाइड, ब्यूमेटिराइड। इसमें से जो प्रोटोटिपिकल है दैट इज फिरोसिमाइड। और जो लूप डायरेटिक फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होंगे, दिस इज एथेक्राइनिक एसिड। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स होंगी, दीज आर अल्फा 2 एगनिस्ट। अब ये करती क्या है कि ये सीएनएस के थ्रू जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करेंगी। इसमें क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन, डेक्समेडिटोमिडीन और मैथिल्डोपा आ सकती है। मैथिल्डोपा जो है ये प्रेगनेंसी में देंगे। उसके अलावा क्लोनिडीन, इसके बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है, अगर इसको पर ओरल देंगे यानी ये सीएनएस के थ्रू जाएगी तो ये ब्लड प्रेशर को कम करेगी, और अगर हम इसको डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दें तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर गैंग्लियन ब्लॉकर्स, और ये क्या करती हैं? एन सब एन को ब्लॉक कर देती हैं जिसकी वजह से सारे रिफ्लेक्सेस ब्लॉक हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स हैं। इसमें आती हैं हेक्सामेथोनियम, ट्राइमेथाफान और मैकामाइलामाइन। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उसमें गुआनेथिडीन, रेजरपीन, गुआनेड्रल और मिटायरोसिन आएंगी। इन ड्रग्स को कहते हैं दीज आर पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उसमें फिनॉक्सीबेंजाबीन और डाइबेनामीन, फेंटोलामीन, टोलाजीन, एर्गोटामीन और एर्गोटोटॉक्सिन आएंगी। अब ये सारी जो ड्रग्स हैं दीज आर कॉल्ड अल्फा ब्लॉकर्स। अब अल्फा ब्लॉकर्स में से जो इरिवर्सिबल है उसमें फिनॉक्सीबेंजाबीन और डाइबेनामीन आएंगी, और जो रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर का मतलब नॉन सेलेक्टिव, अल्फा 1 भी और अल्फा 2 भी। तो जो इसमें से इरिवर्सिबल है उसमें फिनॉक्सीबेंजामीन, और जो रिवर्सिबल है उसमें फेंटोलामीन, टोलाजीन, एर्गोटामीन और एर्गोटॉक्सिन आएंगी। इस सब के अलावा जो कुछ अल्फा 1 ब्लॉकर्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। उसमें प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्सोसिन, एल्फिजोसिन, ब्यूनोजोसिन, एंडोरामिन, यूरैपिडिल, टेस्म्यूलोसिन और सिलुडोसिन। अब ये सारे हैं, ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं। हमें पता है अल्फा 1 सब टाइप होती है, अल्फा 1A, अल्फा 1B। अब इसमें से जो टेस्म्यूलोसिन और सिलुडोसिन है, दीज आर सेलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर्स। तो ये यूज़ होंगे सिर्फ बीपीएच की ट्रीटमेंट के लिए, और जो बाकी यूज़ होंगे वो बीपीएच को भी ट्रीट करेंगे और साथ साथ जो हाइपरटेंशन है उसको भी ट्रीट करेंगे। उसके अलावा कुछ बीटा ब्लॉकर्स है, इसकी हमने जनरेशन्स बना लिया। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जिसे हम कहेंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। इसमें नेडोलोल, प्रोप्रानोलोल, ऑक्सप्रिनोलोल, पेनब्यूटोलोल, सोटालोल बीटा ब्लॉकर भी और साथ साथ एंटी एरिथमिक ड्रग भी है जो कि पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी। इसके अलावा टिमोलोल, पिंडोलोल और लीवोप्यूनोलोल ये सारी आएगी। उसके अलावा कुछ बीटा ब्लॉकर्स है, दे आर कॉल्ड सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। दीज आर बीटा 1 सेलेक्टिव, यानी सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी जो कि हार्ट और किडनीज के ऊपर होते हैं। इसमें एसबिटोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, मीटोप्रोलोल आ सकती हैं। उसके अलावा कुछ थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हैं, दीज आर वेजोडाइलेटरी, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे, एंड दीज आर नॉन सेलेक्टिव, यानी ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों को ब्लॉक करेंगे। उसमें कार्बिडिलोल, लेबिटोलोल और कार्टियोलोल आ जाएगी। देन अगेन वी हैव थर्ड जनरेशन, ये वाली भी वेजोडाइलेटरी है बट दीज आर सेलेक्टिव, और ये सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। इसमें बिटेक्सालोल, नेबिवोलोल और सेलिप्रोलोल आ सकती हैं।
तो इसके अलावा भी कुछ और बीटा ब्लॉकर्स है जिनका मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी शो करती है। उसमें प्रोप्रानोलोल, अबेटोलोल, एस्पिटोलोल, मीटोप्रोलोल और पिंडोलोल आएंगे। उसके अलावा कुछ और बीटा ब्लॉकर्स है जिनमें सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी है, यानी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा बड़ा एक्टिवेट करेंगे। इसमें सेलिप्रोलोल, कार्डियोलोल, पिंडोलोल, एस्ब्यूटोलोल, लेबिटोलोल, पेनब्यूटोलोल, ऑक्सप्रिनोलोल ये सारी आ सकती हैं। देन फाइनली कुछ और हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है जो कि कार्डिक लाइफ को प्रोलॉन्ग करती हैं। उसमें बीटोप्रोलोल, कार्विडिलोल और लेबिटोलोल आएंगी। उसके अलावा कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो भी हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की भी कुछ ना कुछ जनरेशन्स बना दिया। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इनका जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा और एडवर्स इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें नाइफेडेपिन, नाइक्रेडेपिन, विरापामिल और डिल्टाइजिम। अब ये जो विरापामिल और डिल्टाइजिम है ये हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे, मोस्टली उसको प्रेफर करेंगे, और जो नाइफेडेपिन और नाइक्रेडेपिन है ये ब्लड वेसल्स को प्रमोट करेंगी। उसके अलावा कुछ सेकंड जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दीज आर स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन। इसमें आ सकते हैं इजराडिपिन, फिलोडिपिन, बेनिडिपिन और नाइजोल्डिपिन। उसके बाद कुछ थर्ड जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, दीज आर मोर लिपोफिलिक, मोर स्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स, और इनकी जो टॉलरेंस है हार्ट फेलियर के पेशेंट में वो बेटर है। इसमें आ सकते हैं एम्लॉडिपिन, एजैल्निडिपिन, एफॉन्डिपिन। उसके अलावा फाइनली फोर्थ जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगी। ये ब्लॉक करेंगे एल और एन टाइप के कैल्शियम चैनल्स को। दीज आर विद स्टेबल एक्टिविटी, और इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें आ सकते हैं सिलनाइडिपिन, लरकैनिडिपिन और लेसिडिपिन। तो इस सब के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उसके अंदर हाइड्रालाजीन और नाइट्रोप्रोसाइड आ सकते हैं। अब ये दो क्या है, दीज आर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराती है, वेजोडाइलेशन कराती है। जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो बीपी जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। उसके अलावा मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड ये किस तरह एक्ट करेंगी, दीज आर पोटाशियम चैनल ओपनर्स। इसके अलावा जो मिनॉक्सिडिल है इसका साइड इफेक्ट है हिस्टिज्म, इसकी वजह से बाल आएंगे। सो हम मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर सकते हैं बॉल्डनेस ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा फिनोल्डोपाम, फिनोल्डोपाम क्या है, D1 रिसेप्टर एगनिस्ट। अब किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर डोपामीन D1 रिसेप्टर्स होते हैं, फिनोल्डोपामीन एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाती हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। और इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन रेनिन वाला साइकिल है वो भी कट डाउन हो जाता है। इसके अलावा कुछ एस इनहिबिटर्स हैं, दीज आर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये क्या करेंगे, एस को ब्लॉक करेंगे। जिस एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 1 को चेंज करना था एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, वो एंजाइम ही अब ब्लॉक हो गया। सो ना अब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, ना एल्डोस्टेरोन बनेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा। तो इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लिनोसिप्रिल, रैमिप्रिल, क्विनाप्रिल, बेंजाप्रिल, फोसिनाप्रिल। उसके अलावा कुछ हैं आर्ब्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे, सेम लाइक एस इनहिबिटर्स, बट इनका जो थोड़ा बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट कफ नहीं है। ठीक है, ये अगर एस इनहिबिटर्स लेंगे तो उसकी वजह से कफ हो सकती है, और आर्ब्स की वजह से कोई कफ नहीं होती। तो इसमें सार्टन आ सकते हैं, लो सार्टन, वेल सार्टन, कैंडी सार्टन, इब्री सार्टन। उसके अलावा क्या है, एलिस्क्रिन, ये क्या है हमारे पास, दिस इज रेनिन इनहिबिटर।